जय हिंद दोस्तों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख अभयारण्यों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपने मित्रों में शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर लें। और पहले ही बता देता हूं, अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठो। अगर आपने इनकी नोट्स पहले बना ली है तो उन नोट्सों को लेके बैठो। अगर आपको कोई नई जानकारी मिलती है तो उस नोट्स में आप ऐड कर सकते हो, तथा उन नोट्स में अगर कोई गलत जानकारी आप लोगों के पास है तो उसे सही कर सकते हो। आज हम दो ही अभयारण्य पढ़ने वाले हैं, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं सरिस्का अभयारण्य से संबंधित, तथा उसके बाद चूरू का ताल छापर अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? चूरू का ताल छापर अभयारण्य और अलवर का सरिस्का अभयारण्य। इतने इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और सिंपल तरीके से याद करवाऊंगा। किस प्रकार से याद करना है ये भी बताता रहूंगा, तो पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके साथ साथ हमने बीएसटीसी का एक नया ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर, जहां पर ओनली बीएसटीसी से संबंधित जानकारी दी जाती है। जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तथा ग्रुप में मॉडल पेपर भी आप लोगों को सेंड किए जाते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं आज की वीडियो से संबंधित। हमें याद रखना है राजस्थान में कितने अभयारण्य हैं। तो टोटल अगर अभयारण्य पूछे तो राजस्थान में 26 अभयारण्य है। मैंने आपको जब वन्य जीवों से संबंधित बताया था तो बेसिक में ही मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। बताओ, कमेंट करो। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बाघ परियोजना कितनी है राजस्थान में? तो 3 जगहों पर बाघ परियोजना चलती है। आज हम सभी डिस्कस करेंगे। तथा उसके साथ साथ मृग वन कितने हैं? तो राजस्थान में टोटल 7 मृग वन हैं। जैविक उद्यान कितने हैं? तो टोटल राजस्थान में 4 जैविक उद्यान हैं। उसके साथ साथ रामसर साइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहा हूँ, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। रामसर साइट कितनी है? 2 रामसर साइट है। तथा उसके साथ साथ कंजर्वेशन क्षेत्र कितना है? कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र कितना है? तो यह राजस्थान में 11 है। कितने हैं राजस्थान में? 11 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी राजस्थान का भूगोल। वहां से आप राजस्थान की स्थिति और विस्तार से लेके तो वन्य जीवों तक अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तथा हमें याद रखना है आखेट क्षेत्र। तो आखेट कितने हैं राजस्थान में? 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। आप लोगों से 3 प्रश्न पूछना चाहूंगा आखेटों से संबंधित। राजस्थान में सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कमेंट करके बताओ आंसर। तथा सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कहां पर है? कमेंट करके बताओ। और सबसे छोटा ये कहां पर है? कमेंट करके बता दो। हमने कल की वीडियो में ही डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी कमेंट किसी ना किसी विद्यार्थी की सहायता कर सकती है। बात करते हैं सरिस्का से संबंधित। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, लेकिन एक भी जानकारी आपकी छोड़ूंगा नहीं। जितने अच्छे से समझा सकता हूं उतने अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। के नोट्स नहीं बने हैं तो नोट्स बना लीजिए मेरे साथ। बात कर रहे हैं सरिस्का से संबंधित। ये बना लिया मैंने सरिस्का अभयारण्य। क्या बना लिया मैंने? सरिस्का अभयारण्य बना लिया। सरिस्का अभयारण्य है कहाँ पर? तो यह अलवर जिले में बना हुआ है। और अलवर जिला हमें याद रखना है, जिसे राजस्थान का सिंहद्वार कहा जाता है। यहीं पर एक छतरी बनी हुई है। कौन सी छतरी बनी हुई है? वैसे तो 2-3 छतरियां हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट छतरी जो हमें याद रखनी है, मूसी महारानी की छतरी। कौन सी छतरी? मूसी महारानी की छतरी। यह छतरी 2 मंजिला बनी हुई है तथा 80 खंभों पर बनी हुई है। कितने खंभों पर बनी हुई है? 80 खंभों पर बनी हुई है। आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं 84 खंभों की छतरी, उसके साथ साथ 16 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी, ऐसे आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए याद कर लो 80 खंभों की छतरी है। और इस छतरी का निर्माण किसने किया? अगर किसी को पता है तो कमेंट जरूर करें कि इस छतरी का निर्माण किसने किया था। और यहीं पर एक प्रसिद्ध झील है जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे 2018 का पेपर देख लो राजस्थान पुलिस का, वहां पर एक प्रश्न पूछा गया है। तथा 2019 में भी जो एग्जाम हुई है वहां पर भी कहीं ना कहीं ये पूछा गया है। तथा 2019 में भी लगभग एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा प्रश्न है? कौन सी झील है? उस झील का नाम आपको याद रखना है, सिलीसेट झील। कौन सी झील? सिलीसेट झील, इसे आपको याद रखना है। इस झील के पास में ही सिलीसेट महल भी बना हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिलीसेट महल कौन से जिले में बना हुआ है तथा कौन सी झील के किनारे बना हुआ है। तब हमें याद रखना है यह सिलीसेट झील के किनारे बना हुआ है तथा अलवर जिले में बना हुआ है। अगर अलवर से बात करें तो अलवर का प्रमुख दुर्ग है, इस दुर्ग का नाम है बाला किला। कौन सा किला? बाला किला, जिसे अलवर दुर्ग भी कहा जाता है। और आप लोगों से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आरएस में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जहांगीर महल कहाँ बने हुए हैं।
जहांगीर महल कहाँ बने हुए हैं? तो लगभग सभी को पता है, यह पुष्कर अजमेर में बने हुए हैं। तो मुझे बताओ बाला किले में कौन से महल बने हुए हैं? अपना आंसर मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि बाला किले में कौन से महल बने हुए हैं। तथा जहांगीर से हमें याद रखना है किसका बेटा था ये? अकबर का बेटा था। और इसकी माताजी का नाम क्या था? इनकी माताजी का नाम था जोधा। क्या नाम था इनकी माताजी का? जोधा नाम था। अकबर जोधा का विवाह यह प्रथम राजपूत प्लस मुगल विवाह है। कैसा विवाह है? राजपूत तथा मुगल विवाह है। और ये कहाँ हुआ था? सांभर जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सांभर जयपुर में यह विवाह करवाया गया। उसके बाद आपको याद रखना है कि जैसे यह पहला विवाह है राजपूत तथा मुगल का, तो अंतिम विवाह कौन सा हुआ? कमेंट करके बताओ, राजपूत और मुगल अंतिम विवाह कौन सा है? जिसे भी जानकारी पता है कमेंट जरूर करते चलें। वापिस हम हमारे टॉपिक पर आते हैं और सरिस्का अभ्यारण्य से बात करते हैं। ये तो मैंने आपको अलवर से संबंधित जानकारी जोड़ ली। अगर और बात बता दूं तो यहाँ पर आपको एक निमराणा बावड़ी भी याद रखनी है। क्या याद रखनी है? निमराणा बावड़ी पूछी जा सकती है। कहाँ पर है, कौन से जिले में स्थित है? बस आपको याद रखनी है, यह अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान में 3 ठिकाने हुए करते थे। कौन कौन से? लावा, निमराणा और कुशलगढ़। कौन कौन से? लावा, निमराणा और कुशलगढ़, यह 3 ठिकाने हुए करते थे। 19 रियासतें हुई करती थी तथा एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। अगर आप लोगों ने रियासतों से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप 19 की 19 रियासतें प्रिपेयर कर सकते हो। तथा 3 ठिकानों से संबंधित भी मैंने बहुत अच्छे से जानकारी दे रखी है। जैसे लावा यह था टोंक में, निमराणा यह था अलवर जिले में, और कुशलगढ़ यह कौन से जिले में था? कमेंट करके बताओ। बांसवाड़ा में था, डूंगरपुर में था, प्रतापगढ़ में था या फिर उदयपुर में था? चारों ऑप्शन में से अपना राइट ऑप्शन मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बाद बात कर रहे हैं सरिस्का अभ्यारण्य। सबसे पहले आपको याद रखना है इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? तो इसे 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। जब मैंने आपको वन्य जीवों की बेसिक वीडियो बताई तब मैंने वहां पर आप लोगों को बताया था 1955 में राजस्थान में 5 अभ्यारण्य घोषित किए गए। 5 अभ्यारण्य कौन कौन से घोषित किए गए? अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो आपको आंसर जरूर पता होगा। मेरे साथ उन अभ्यारण्यों को दोहराने का प्रयास कीजिए। 5 कौन कौन से अभ्यारण्य? सबसे पहला रणथंभौर अभ्यारण्य, उसके बाद सरिस्का अभ्यारण्य, उसके बाद दर्रा अभ्यारण्य जिसका वर्तमान में नाम मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, तथा मैंने आपको धौलपुर के 2 अभ्यारण्य बताए थे जिन्हें 1955 में घोषित किया था। अगर किसी को नाम पता है तो कमेंट जरूर करें। अगर जानकारी नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो को जरूर देख लें, वहां पर मैंने आपको सभी जानकारी बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रखी है। आपको सभी वीडियो की लिंक एक ही साथ प्लेलिस्ट के द्वारा अवेलेबल करवा दी है मैंने, तो डिस्क्रिप्शन में आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। वहां से आपको सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। और आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी मैं बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो मुझे इन दोनों का नाम बताओ। चलो एक तो मैं बता देता हूं, वन विहार। तो दूसरे का नाम मुझे बताओ, जो सिर्फ एक नाम बच रहा है, कमेंट करके बताओ उसका नाम क्या है। उसके बाद यह राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। क्या नहीं है? यह राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। आपको याद रखना है राजस्थान में ओनली 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? रणथंभौर तथा केवलादेव, और तीसरा हमारा आता है मुकुंदरा हिल्स। अच्छे से इस बात को याद रखना, यहाँ से भी हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद आपको याद रखना है 1978 में, कब? 1978 में यहाँ पर राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। क्या की गई? राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। तो फिर बताओ, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना और राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना। सभी जानकारी मैंने आपको दे रखी है। अगर बता सकते हो तो कमेंट जरूर करो, वरना ये जानकारी सुन लो। ये जानकारी आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इतने अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। बाघ परियोजना आज आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। बाघ परियोजना से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। 2 मिनट बस इसे सुन लीजिए। बाघ परियोजना भारत सरकार ने 1973 में लागू की गई। ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी थी जब मैंने आपको वन्य जीवों का बेसिक पढ़ाया था। वहीं पर मैंने आपको वन्य जीवों से संबंधित जितने भी अधिनियम बने हैं सभी मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बाघ परियोजना को लागू करने का श्रेय किसे जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनका संबंध राजस्थान से ही है, इसीलिए हमें याद करना है। इनका नाम है कैलाश देव सांखला। क्या नाम है? कैलाश देव सांखला इनका नाम है, और ये राजस्थान के जोधपुर जिले से
बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान के जोधपुर जिले से बिलोंग करते हैं। इन्हें ही बाघ परियोजना को लागू करने का श्रेय जाता है। उसके बाद हमें याद रखना है कि राजस्थान में प्रथम बाघ परियोजना, राजस्थान में दूसरी बाघ परियोजना और राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना। इतनी बातें याद कर लो, आपकी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा जानकारी आप लोगों को नहीं रखनी है। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का अभयारण्य और राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना यह है हमारी मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स, दर्रा अभयारण्य, राजीव गांधी। ये आप सभी को नाम इनके पता है, बस आपको याद रखना है छोटी छोटी बातें, तो आप याद कर लो। और मुझे बताओ कि रणथंभौर में ये बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो रणथंभौर में की थी 1974 में, और सरिस्का में हम पढ़ रहे हैं 1978 में। तो मुझे बताओ मुकुंदरा हिल्स में कब प्रारंभ की गई? कमेंट करके बता सकते हो कि मुकुंदरा हिल्स में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की थी। उसके बाद हमें अभयारण्य से और क्या क्या याद रखना है? अभयारण्य से हमें याद रखना है 1980 में इस अभयारण्य को राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार को, किसके द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार को बेच दिया गया। क्यों बेचा गया? कि इसे आप राष्ट्रीय उद्यान बनाइए। अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या फर्क होता है ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि अभयारण्य वह होता है जिसे राज्य सरकार चलाती है और राष्ट्रीय उद्यान वह होता है जिसे केंद्र सरकार चलाती है। तो राज्य सरकार ने इसे केंद्र सरकार को बेच दिया था। और क्यों बेचा? राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए। क्यों बेचा? राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए बेच दिया। लेकिन ये 2020 तक, मतलब अभी तक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं बना। क्या नहीं बना? राष्ट्रीय उद्यान नहीं बना। केंद्र सरकार विचार कर रही है कि हाँ, हम इसे फ्यूचर में राष्ट्रीय उद्यान बना सकते हैं। अभी तक इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि राजस्थान में सिर्फ 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है। अगर फ्यूचर में कोई बनता है तो हम उसे वहां पर ऐड कर देंगे, लेकिन अभी के लिए सरिस्का बस एक अभयारण्य है, ना कि राष्ट्रीय उद्यान है। एक रिवीजन बता दूं मैं आप लोगों को कैसे याद करोगे। सरिस्का अलवर जिले में स्थित है। 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया तथा यह राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान नहीं बनाया गया है। 1978 में यहाँ पर बाघ परियोजना लागू की गई और बाघ परियोजना यह राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना थी। पहली रणथंभौर, दूसरी सरिस्का और तीसरी है हमारी मुकुंदरा हिल्स, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखें। तथा इस अभयारण्य को 1980 में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को बेच दिया। कहा कि भाई इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाओ, लेकिन ये अभी तक राष्ट्रीय उद्यान नहीं बना है। उसके बाद हमें क्या क्या याद रखना है? यहाँ पर कौन से प्राणी पाए जाते हैं तथा यहाँ पर कौन से मंदिर बने हुए हैं, ये बेसिक सी जानकारी है। उसके साथ अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तब आप इसे अपने मित्रों में शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आगे भी प्रोवाइड करवाता रहूं। बात करते हैं यह अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है, कौन से प्राणियों के लिए प्रसिद्ध है, तथा यहाँ पर कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं और यहाँ पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है। सबसे पहले हम दुर्ग को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है। तो आपको याद रखना है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में ही एक दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग का नाम है कांकनवाड़ी का दुर्ग। क्या नाम है? कांकनवाड़ी का दुर्ग। और कांकनवाड़ी का दुर्ग कहाँ बना हुआ है? अलवर जिला सरिस्का अभयारण्य में। और कांकनवाड़ी के दुर्ग से आपको याद रखना है एक युद्ध हुआ था 1658 में, धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध औरंगजेब व दारा सिकों के मध्य हुआ था। औरंगजेब व दारा यह शाहजहां के पुत्र थे। आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने इतिहास पढ़ रखा है। शाहजहां के 4 बेटे थे। 4 बेटों में से दारा यह सबसे बड़ा बेटा था और औरंगजेब यह सबसे छोटा बेटा था। जब शाहजहां की तबीयत खराब हो जाती है तो उसके बाद अगले उत्तरदायित्व को लेके इन दोनों में लड़ाई होती है और यहाँ पर औरंगजेब विजय होता है और औरंगजेब ही अगला शासक बनता है। ये इतिहास का टॉपिक है, मैं आप लोगों को जानकारी बता रहा हूँ। आप चाहो तो याद कर सकते हो या फिर आप लोगों ने अगर कहीं इतिहास में नोट कर रखा है तो उसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन धर्मत के युद्ध से मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। हाड़ौती का वह कौन सा शासक था जिसने अबिलिमिनी का महल बनवाया था तथा उस शासक की मृत्यु धर्मत के युद्ध में हुई थी? कमेंट करके बता सकते हो उस शासक का नाम, तो कमेंट जरूर करें। और उसके बाद आपको याद रखना है जब औरंगजेब यह युद्ध को जीत लेता है और अपने बड़े भाई दारा को बंदी बनाकर रखता है तो वह कहाँ पर रखता है? काकनवाड़ी के दुर्ग में रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिकों को कौन से दुर्ग में बंदी बनाकर रखा? तब हम बताएंगे काकनवाड़ी के दुर्ग में बंदी बनाकर रखा। कहाँ रखा?
काकनवाड़ी के दुर्ग में बंदी बनाकर रखा। यह जानकारी आपको याद रखनी है, नोट करनी है तो कहीं नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर 4 मंदिर बने हुए हैं, चारों के चारों प्रसिद्ध हैं। तो आप इन चारों का नाम याद कर लीजिए। कौन कौन से 4 मंदिर हैं, तो सबसे पहले हमें याद रखना है भृतहरि का मंदिर, जिन्हें कनफटे जोगियों की शरणस्थली कहा जाता है। तथा उसके बाद हमें याद रखना है नीलकंठ महादेव मंदिर। कौन से महादेव? नीलकंठ महादेव का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। तथा उसके बाद हमें याद रखना है यहाँ पर ताल वृक्ष का मंदिर भी बना हुआ है। कौन सा मंदिर बना हुआ है? ताल वृक्ष मंदिर बना हुआ है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है जो याद कर लो, लिख लो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक मंदिर का नाम आपको याद रखना है पांडुपोल मंदिर। कौन सा मंदिर? पांडुपोल मंदिर। और ये मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? अलवर जिले में बना हुआ है, सरिस्का अभयारण्य में बना हुआ है। और इस मंदिर की विशेषता क्या है, ये मंदिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो यहाँ पर मूर्ति है हनुमान जी की। हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति है। और मूर्ति कैसी है? तो हनुमान जी की मूर्ति लेटे हुए हैं। कैसे हुए हैं? सोए हुए हनुमान जी की मूर्ति है। तो आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न आप लोगों से मंदिरों से संबंधित एक लोकप्रिय प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है? किसी को पता है? रणथंभौर अभयारण्य तथा सवाई माधोपुर जिला। उसके बाद में आप लोगों को गणेश मंदिरों से संबंधित जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर चुका हूँ। आपको राजस्थान के 5 गणेश मंदिर याद रखने होते हैं, जिसमें से एक गणेश मंदिर अलवर जिले में भी है। कमेंट करके बताओ अलवर जिले का वह गणेश मंदिर कौन सा है जो इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। उसके बाद सरिस्का अभयारण्य कौन से पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर हरे कबूतर। कौन से कबूतर? हरे कबूतरों के लिए यह सरिस्का अभयारण्य प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जाता है आपसे। काले गरुड़ों से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मुझे बताओ काले गरुड़ों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तथा उसके बाद काले हिरण पूछा जा सकता है, कुरंजा पक्षी पूछा जा सकता है, तथा एक सांप है पीवड़ा सांप। कौन सा सांप? पीवड़ा सांप। इस सांप के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताओ। अगर आप लोगों को अभयारण्यों से संबंधित कोई जानकारी नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इतनी सारी जानकारी बता दूंगा कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जानकारी बताने का मेरा काम है, लेकिन जानकारी याद करना यह आपका काम है। मैं तो बता दूंगा, आप याद ही नहीं करोगे तो प्रश्न कैसे सही होगा? सही बात है या नहीं? मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा, लेकिन आप जानकारी याद ही नहीं करोगे तो आपका प्रश्न कैसे सही होगा? इसीलिए जितनी भी जानकारी बताता हूँ उसे कहीं ना कहीं नोट करते चले और उसे याद करते चले। अब आपसे हरे कबूतर 5 दिन के बाद अगर कोई पूछ ले, अगर आपने याद कर रखा है तो आप बता सकते हो सरिस्का अभयारण्य, लेकिन याद ही नहीं किया है तो कैसे बताओगे? फिर हम दोष निकालते हैं कि हमारे टीचर ने हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया। दोस्तों, टीचर हमेशा ही अच्छा पढ़ाता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे उसने आप लोगों को कैसे भी पढ़ाया हो। वह अपने पास जितना भी नॉलेज होता है आप लोगों को प्रदान करता है। बस इतना हो सकता है, कभी कोई टीचर आपको जानकारी कम देता है और कभी कोई टीचर आपको जानकारी अधिक देता है। इसके अलावा और कोई भी फर्क नहीं है टीचर में। इसके अलावा टीचर में और कोई फर्क नहीं होता, सभी टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं। बस आपको उन जानकारियों को याद करना है। हरे कबूतर के साथ साथ यह अभयारण्य मोर के घनत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा मोर का घनत्व कहीं है तो वो है हमारा सरिस्का अभयारण्य। प्रश्न हरे कबूतरों से ही पूछा जाएगा, जरूरी थोड़ी है आप लोगों से मोर से संबंधित भी प्रश्न पूछ ले कि मोर का सर्वाधिक घनत्व कौन से अभयारण्य में है। आप लोगों को मोर से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मोर यह पक्षी कौन से जिले का शुभंकर है? राजस्थान में 33 जिले हैं और 33 ही जिलों के लिए एक शुभंकरण घोषित किया गया है। तो आप मुझे बताओ मोर कौन से जिले का शुभंकरण है? उसके बाद हमें याद रखना है इस अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है। जैसे हमने ये पूरा अभयारण्य बना लिया, अब इस अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो अगर आप लोगों से अभयारण्य का क्षेत्रफल पूछें तब हम बताते हैं इस अभयारण्य का क्षेत्रफल है 492.29 वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग किलोमीटर? 492.29 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर आपको यहाँ के बाघ संरक्षण क्षेत्र पूछ ले कि बाघ संरक्षण क्षेत्र में इस अभयारण्य का कितना क्षेत्र लिया गया है, तब हम बताते हैं इस अभयारण्य का 180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही बाघ परियोजना में लिया गया है। ये 2 क्षेत्रफल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद ही करना पड़ेगा। बाघ परियोजना दूसरी है और इस बाघ परियोजना में कितना क्षेत्रफल इस अभयारण्य से लिया गया है? तो 180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल यह बाघ संरक्षण क्षेत्र में शामिल किया गया है। बातें आप लोगों को समझ गई?
और उसके बाद आपको याद रखना है यह अभयारण्य बाघों के विलुप्त होने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर बाघों की मृत्यु भी हो जाती है कई बार। टोटल बाघ यहाँ पर कितने हैं अगर आप लोगों से पूछ ले तो सरिस्का अभयारण्य में टोटल वर्तमान में 20 ही बाघ हैं। कितने बाघ हैं? 20 बाघ हैं। और यहाँ पर बाघ विलुप्त होने के कारण एक समिति बिठाई गई। उस समिति का नाम है RN मल्होत्रा समिति। क्या नाम है? RN मल्होत्रा समिति। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि RN मल्होत्रा समिति कौन से अभयारण्य से संबंधित है, तब हम बताते हैं यह सरिस्का अभयारण्य से संबंधित है। RN मल्होत्रा समिति का काम क्या था, क्यों बिठाई गई थी, अगर आपको ये पूछ ले तब हम बताते हैं यह समिति का गठन बाघों के विलुप्त होने के कारण का पता लगाने हेतु। किसके हेतु? बाघों के विलुप्त होने का कारण पता करने हेतु। आपको ये बातें याद रखनी है कि बाघों के विलुप्त होने के कारण का पता लगाने हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया, तब हम बताते हैं RN मल्होत्रा समिति। थोड़ी सी जगह कम होने के कारण ये इस प्रकार सा हमारा आखिरी डिजाइन बनी। तो आप भी देखो, मैंने आपको कितनी सारी जानकारी बताई है सरिस्का अभयारण्य से संबंधित। एक बार हम इस अभयारण्य को रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अलवर में स्थित है, 1955 में घोषित किया गया। 1978 में यहाँ पर दूसरी बाघ परियोजना की गई और बाघ परियोजना के लिए कितना क्षेत्रफल लिया गया है? इस अभयारण्य का 180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाघ परियोजना में लिया गया है। तथा उसके बाद 1980 में इसे राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को बेच दिया था। क्यों बेचा था? राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए, लेकिन ये अभी तक राष्ट्रीय उद्यान नहीं बना है, प्रस्तावित है, इसे फ्यूचर में बना सकते हैं। तो आप अपने नोट्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह छोड़ दे, वहां पर अगर इसे फ्यूचर में कभी बनाया जाता है तब हम इसे ऐड करते चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक दुर्ग है, काकनवाड़ी का दुर्ग। उसके बाद यहाँ पर 4 मंदिर हैं, भृतहरि का मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर तथा ताल वृक्ष मंदिर और एक पांडुपोल मंदिर। ये यहाँ का महत्वपूर्ण मंदिर है। हनुमान जी की मूर्ति है। कैसे मूर्ति है? लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति है, सोए हुए हनुमान जी की मूर्ति है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया यह हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है तथा मोर के घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल है 492.29 वर्ग किलोमीटर। और आपको RN मल्होत्रा यहाँ से याद रखना है। इसी के साथ साथ एक और छोटा अभयारण्य है जो याद कर लो, सरिस्का अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? सरिस्का अभयारण्य। ये कहाँ पर है? यह भी अलवर जिले में ही है। यहाँ से आपको 2 बातें याद रखनी है। यह राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। कैसा अभयारण्य है? सबसे छोटा अभयारण्य है। अब छोटा है तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इंपॉर्टेंट बातें हैं, पूछा जा सकता है कि इस अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है, तब हम बताएंगे इस अभयारण्य का क्षेत्रफल मात्र 3.0122 वर्ग किलोमीटर। कितना किलोमीटर? मात्र 3.0122 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यह राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। सबसे बड़ा अभयारण्य मरु अभयारण्य, जो हम जैसलमेर में पढ़ने वाले हैं। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम पढ़ेंगे ताल छापर के बारे में भी। किसके बारे में? ताल छापर के बारे में। और ताल छापर में अगर आप लोगों को बता दूं तो बेसिक सी जानकारी आप लोगों को याद रखनी है। छोटी छोटी जानकारी है, बहुत अच्छे से ड्राइंग के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ ही इसे याद कर लो। यह ताल छापर चूरू में है। चूरू से हमें क्या क्या याद रखना है? चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला, राजस्थान का सबसे ठंडा जिला तथा उसके बाद यहाँ पर एक भी नदी नहीं है, क्योंकि पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था, उसी में ऑप्शन था बीकानेर प्लस चूरू, इसीलिए हमें याद रखना है। वरना तो यहाँ पर एक नदी ऐसी है जिसमें अगर बाढ़ आ जाए तो वो चूरू तक भी आ जाती है। नाम कमेंट करके बताओ वह कौन सी नदी थी। उसके बाद आपको याद रखना है चूरू जिला अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन सी हवेलियाँ यहाँ पर बनी हुई है, तब हमें नाम याद रखना है। कोठारी हवेली। उसके बाद यहाँ पर एक 6 मंजिला हवेली है, उस हवेली का नाम है सुराणा की हवेली। कौन सी हवेली? सुराणा की हवेली। हवेलियों से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे पटवों की हवेली कहाँ पर है, कमेंट करके बताओ। तथा यहीं से आपको याद रखना है ददरेवा चूरू। क्या नाम? ददरेवा चूरू, जो गोगा जी की जन्मस्थली है। गोगा जी यह हमारे लोक देवता हैं। गोगा जी का अन्य मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, कमेंट करके बता सकते हो। तथा गोगा जी का मेला कब लगता है, यह भी कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता रखी है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो, वरना इस सुराना हवेली को तो याद कर ही लो कि सुराना हवेली कहाँ पर है। तब हम बताते हैं सुराना हवेली यह चूरू जिले में स्थित है। ताल छापर का अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है, कौन से प्राणियों के लिए प्रसिद्ध है, तो 2 बातें आपको याद रखनी है। यह अभयारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है?
काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज करता है? जैसे हमने रणथंभौर में पढ़ा था काले गरुड़, क्या पढ़ा था हमने रणथंभौर में? काले गरुड़ पढ़ा था, तो आपको वह पहला ऑप्शन रणथंभौर ही देता है। आधे से ज्यादा बच्चे तो यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, काले गरुड़ और काले हिरण में ही, और वो अपना ऑप्शन रणथंभौर टिक करके रह जाते हैं। यहीं से आपकी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। तो काले हिरणों के लिए आपको याद रखना है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर का अभ्यारण्य, तथा उसी के साथ आपको याद रखना है कुरंजा पक्षी। कौन सा पक्षी? कुरंजा पक्षी के लिए भी यह प्रसिद्ध है। कुरंजा पक्षी आपको पता है यह मुख्यतः जोधपुर का है। जोधपुर में भी आपको तहसील याद रखनी है, तो फलौदी तहसील, और तहसील के बाद आपको गांव याद रखना है, तो खिंचण गांव जोधपुर। कौन सा गांव? खिंचण गांव जोधपुर का यह पक्षी प्रसिद्ध है। तथा आपको याद रखना है कुरंजा पक्षी किसका प्रतीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, जितनी जानकारी एक साथ जोड़ सकते हो उतनी जानकारी जोड़ते चलो। कुरंजा पक्षी किसका प्रतीक है? तो यह पक्षी विरह का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? विरह का प्रतीक है। उसके बाद आपको याद रखना है इस अभ्यारण्य में एक विशेष प्रकार की घासें पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है? मोचिया घास। कौन सी घास पाई जाती है? मोचिया घास यहाँ पर पाई जाती है। घासें भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी, जैसे धामण घास, सेवण घास, उसके बाद भ्रुज घास तथा खस घास और एचा घास। प्रश्न पूछना चाहूंगा, एचा घास यह कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तथा उसके बाद सेवण धामण घास यह कौन से जिले में पाई जाती है? कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि ये सभी जानकारी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दे रखी है। अगर आपने घासों से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। और उसके बाद आपको याद रखना है इस अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों को द्रोणापुर तथा बीदावाटी क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? द्रोणापुर तथा बीदावाटी। कौन सा क्षेत्र? द्रोणापुर तथा बीदावाटी क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। और उसके बाद आपको याद रखना है इस अभ्यारण्य में 2 जलाशय बने हुए हैं। कौन कौन से जलाशय बने हुए हैं? तो पहला जलाशय का नाम है डुंगोलाव जलाशय, और दूसरे जलाशय का नाम है भैंसोलाव जलाशय। ये 2 जलाशय याद कर लो। डुंगोलाव जलाशय कौन से अभ्यारण्य में है? तब हम बताएंगे ताल छापर अभ्यारण्य में। और भैंसोलाव जलाशय यह कौन से अभ्यारण्य में है? तो हम बताते हैं यह ताल छापर चूरू के जिले में स्थित है। और इससे संबंधित सारी जानकारियां मैंने आप लोगों को बता दी। जगह कम होने के कारण आज की जानकारी बहुत ज़्यादा और कम जगह में है, इसीलिए आपको इस प्रकार से दिख रही है। लेकिन मेरे पास जितनी भी जानकारी थी मैंने आप लोगों को दी है। अगर आपको अच्छे से नोट्स बनानी है तो आप बना सकते हो, तथा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद आप लोगों का काम बनता है कि आप इसे याद करो, ताकि आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पर अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपका वह प्रश्न गलत नहीं हो। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा टारगेट है 130 सब्सक्राइबर का, तो इसे जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तथा आपके पास जिस भी विषय को पढ़ाने का हुनर हो, जिसे भी आप अच्छे से पढ़ा सकते हो, हमारे चैनल पर अपलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज करना होगा। आप अपनी 2 से 3 मिनट की कोई भी वीडियो बनाइए और मुझे सेंड कर दीजिए, ताकि मैं उस वीडियो को देख लूं और बाद में मैं आपसे कांटेक्ट करूं। उसके बाद आप भी मेरे चैनल पर वीडियो प्रोवाइड कर सकते हो, अपना हुनर को बता सकते हो। मिलकर पढ़ेंगे और मिलकर पढ़ाएंगे, यही मैं सोच रहा हूँ। जितना भी मेरे से होगा मैं आप लोगों की मदद करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आपको बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करते रहें तथा सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।